नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो बात करेंगे महा डिबेट में यूसीसी पर महाबहस। जी हां, यूसी तमाम बहस के बीच सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा सर्वे, सबसे भरोसेमंद सर्वे जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठा है, लेकिन कई कारणों से टलता भी रहा है। एक बार फिर चर्चा तेज है। वजह है भारत के लॉ कमीशन की ओर से जारी पब्लिक नोटिस, जिसमें लोगों से राय मांगी गई है। ऐसे में हम पहुंचे लोगों के बीच, खासकर उस वर्ग के बीच जो यूसीसी के विरोध में मुखर रहा है। आज देश का सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर आया है यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। ऐसा सर्वे जो खोजता है जवाब या बताता है कि क्या सोच रही है विरोध करने वाले वर्ग की आधी आबादी। देश भी जानना चाहता है कि आखिर यूसीसी पर जो हवा चल रही है वो बनाई गई है या नेचुरल है। इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। देखेंगे क्या कहती है देश की जनता। ये देखते हैं कुछ जरूरी सवालों पर जवाब का पब्लिक मीटर क्या कह रहा है। देखते हैं भारत का मेगा यूसीसी सर्वे। तो यूसीसी पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे जहां, और इस सर्वे के जरिए जानिए उस आधी आबादी जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने 8035 मुस्लिम महिलाओं से बात की है और उन पर जो सवालों के जवाब आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बता दें कि ये हमारे सर्वे का पहली शुरुआत है। अलग अलग सर्वे हमारे यूसीसी पर लगातार होते रहेंगे और इस बार जो हमने चुना वो मुस्लिम महिलाओं को चुना। 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की गई है और हमारे 800 से ज्यादा रिपोर्टरों ने ग्राउंड पर जाकर बातचीत की है। तमाम वर्ग के लोगों से अलग अलग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सर्वे हुआ है। 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय भी ली गई है। सर्वे में सभी वैवाहिक स्थिति की महिलाएं भी शामिल रही हैं। और यह भी आपको बता दें जो सर्वे है वो 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच किया गया है। सवाल भी आपको हम बता दें, जो सवाल हमने पूछे आम जनता के बीच, मुस्लिम महिलाओं के बीच सवाल, क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं? यह सवाल था हमारा मुस्लिम महिलाओं से और इसका जवाब भी आप सुनेंगे तो वाकई हैरत में पड़ जाएंगे। 67% महिलाओं ने कहा हां, क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। इस पर मुस्लिम महिलाओं का जवाब था हां। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल जो लगातार लोगों के जहन में रहा और कहा भी यही जा रहा है कि यह बड़ा मसला है यूसीसी का। इस पर जो जवाब आया है, सवाल फिर सुन लीजिए, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? ये सवाल मुस्लिम महिलाओं से थे। जवाब आया नहीं। 76% महिलाओं ने कहा नहीं। जी हां, 76% महिलाएं कहती हैं कि अधिकार नहीं होना चाहिए पुरुषों के पास, मुस्लिम पुरुषों के पास। सवाल नंबर 3, क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? यह सवाल भी जब हमने कहा तो इस पर जो जवाब आया, करीब 82% से ज्यादा महिलाओं ने कहा हां, क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? जवाब था हां। और चौथा सवाल, क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विचार की अनुमति दी जानी चाहिए? सवाल फिर सुन लीजिए, क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विचार की अनुमति दी जानी चाहिए? जवाब था हां। 74%, जो सबसे बड़ा रेशियो है जवाब का, वो था 74%, यानी महिलाओं ने कहा हां। और 5वां सवाल, क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? इस पर भी हमें 65% महिलाओं ने हां में जवाब दिया। 6ठा सवाल, क्या वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए?
इस पर भी हमें 69% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। और 7वां सवाल, क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? इस पर भी करीब 79% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। 5 मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। काजी अनस अली नदवी साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत है अनस अली साहब न्यूज़ 18 एमपी पर। जिया मंजरी हमारे साथ जुड़ी हैं सनातनी युवा वाहिनी प्रकोष्ठ से। जिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। अंजना कुररिया जी एडवोकेट है हमारे साथ, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और छत्तीसगढ़ से नाजिया खान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की। आपका भी बहुत स्वागत है नाजिया जी। आयशा सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से। आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, सभी गेस्ट के पास हम महत्वपूर्ण सवालों के साथ जाएंगे। काजी अनस अली साहब, हमने जो सवाल पूछा, पहला ही सवाल अगर हम उठाएं तो पहले सवाल में ही जवाब जो मुस्लिम महिलाओं का, समझिएगा सर्वे हम लगातार करेंगे, लेकिन अभी जो पहला सेक्शन था हमारे सर्वे का, उसमें मुस्लिम महिलाओं से हमने सवाल किया था, क्या विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, यानी यूसीसी होना चाहिए? नदवी साहब, 67% मुस्लिम महिलाएं कहती हैं हाँ। मैं जवाब दूं? जी नदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवाल आपने किया कि 67% मुस्लिम महिलाएं ये कहती हैं कि हाँ होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो दीनी तालीमात हैं उनसे वो दूर हैं, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से उन महिलाओं को सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा जो उनकी विरासत में आता है। यहाँ अभी जो मुस्लिम और शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें उनको 3 जगह से हिस्सा मिलता है। बाप की विरासत में औलाद का हिस्सा है, शोहर की विरासत में बीवी का हिस्सा है, बेटे की विरासत में माँ का हिस्सा है। तो वो शायद मैं समझ सकता हूँ कि आपके सर्वे को मैं गलत नहीं ठहरा रहा, आपका सर्वे ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लाइल्मी है, मालूमात की कमी है, इतना एजुकेटेड नहीं है वो महिलाएं जो इसको समझ रही हैं। जिस तरीके से सवाल किया गया इस तरीके से। जी, मेरा प्रश्न है इस पे कितना प्रतिशत मिलता है? मैंने कहा ना आपसे कि जितना लड़के को मिलता है उससे आधा हिस्सा लड़की को मिलता है। मगर आप ये भी तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये भी तो देखिए, आप बिल्कुल बराबरी पे लाके खड़ा करेंगे, ठीक है, मगर आप ये देखिए कि 3 जगह से भी तो मिल रहा है। बेटे की विरासत में, बाप की विरासत में हिस्सा है, शोहर की विरासत में हिस्सा है, बेटे की विरासत में हिस्सा है। वो तो हिंदुओं के यहाँ भी है, अन्य धर्मों में भी यही है, तभी नॉर्मल हिंदू मैरिज एक्ट में भी वही है, सब जगह सारी जो वसीयत को लेकर के कानून है। आज की डेट में हिंदू लड़की भी अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार जता सकती है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो दिक्कत फिर जब आपको दिक्कत नहीं है तो फिर इसमें यूसीसी क्यों लागू किया जा रहा है? मैं तो वही सवाल तो यही कर रहा हूँ ना। मुस्लिम महिलाओं को 16% हिस्सा मिलता है। आप जरा शरिया को ढंग से समझाने का प्रयास करें। नहीं, एक बात सुनिए, मैंने आपसे कहा ना, जिया मंजरी जी सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे, बीच में जो सवाल निकलेंगे उस पर आएंगे। नदवी साहब, इस बीच मैं एक और गेस्ट का तारुफ करा दूं, जियाधर साहब, शिल्पा धर जी हमारे साथ हैं, अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शिल्पा जी। नदवी साहब कंटिन्यू। जी देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू करना हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर उस वक्त ठीक रहेगा जिस वक्त के समान नागरिक आप कानून लेकर आए, ठीक है, मगर समान नागरिक भी तो हों। हम कैसे मान लें आपको? इस वक्त आप ये बताइए कि मुसलमानों की हालत जो है वो बद से बदतर हो रखी है ना। कभी आप बात करते हैं पसमानदा मुस्लिमों की, आप उन मुसलमानों को लेकर बराबरी में भी तो लेकर आइए। आपने हमेशा ये नारा दिया और ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि सब मुसलमान हम 5 हमारे 25, इस तरीके का आपने नारा दिया और आपने कहा कि हम 2 हमारे 2। अरे भाई, आप ये बताइए, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे 2011 आबादी वाले देश बन गए। मैं आप वही बात कर रहा हूं, मैं आप, और उसी के अंदर उसके अंदर हमें बदनाम करने के बाद हम माइनॉरिटी में हैं। आप ये भी सुन लीजिए, 2011 में है साहब, लेकिन बहुत सारे देश हैं जिनसे भारत में जनसंख्या आपकी ज्यादा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है। मंजरी, जिया मंजरी जी, आप कुछ इस पर सवाल उठा रही थी
शरीयत पे कुछ जो कानून, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि भाई चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा तो होगी इस पर। देखिए, समान महिला अधिकार की बात है, ठीक है, उसमें गोद लेने के लिए महिलाओं को अधिकार नहीं है शरिया के अकॉर्डिंग। हिंदू महिला गोद ले सकती है लेकिन मुस्लिम महिला गोद नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती भाई, आप बताएं, आप क्यों उसके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं? दूसरी बात पे आती हूँ कि जब बात होती है जायदाद की, तो उसको बहुत ही कम, आई गेस बिलो देन 25% उसको मिलता है। वो ये इनको खुल के बताना चाहिए। ये इन प्रकार की बातों पे चर्चा नहीं करते। कोई किसी भी आप किन्हीं भी गुरु को बुला लीजिए, चाहे मौलाना साहब को बुला लीजिए, किसी, ये कभी भी आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, कभी भी आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं कि कितना % मिलता है, इससे भी मिलता है, उससे भी मिलता है, उससे भी मिलता है, सब घुमाएंगे, गोल गोल जलेबी बनाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट वांट वुमेन टू बी एम्पावर्ड। वो चाहते ही नहीं कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और एजुकेशन वाइज महिलाएं घर से बाहर निकले, अपने हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि सदैव जो एक महिलाओं को दबा के रखने की आदत रही है, उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक बात है। मैं रायपुर जाऊंगा। नाजिया खान जी हमारे साथ हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की। नाजिया खान जी, आप भी उसी समुदाय से आती हैं, दूसरा लेकिन अवेयर भी हैं आप। क्या वाकई में विवाह, तलाक, गोद या विरासत के जो व्यक्तिगत कानून, व्यक्तिगत मामले हैं, क्या इनमें एक समानता नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा जय हिंद जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस विषय पे हम लोग सब आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहले विषय ये बोलना चाहूंगी कि समान नागरिक संहिता, तो मैं इस बात से ही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि समान नागरिक संहिता मतलब हम इस देश में रह रहे हैं तो हम सबको भी उसी हिसाब से रहना चाहिए, और समान नागरिकता संहिता का मैं सपोर्ट करती हूँ और होना चाहिए ये। ठीक बात है। चलिए, आशा सिद्दीकी जी, क्या विचार इस पर हैं? एक न्यूट्रल वॉइस के नजरिए से बताइएगा, बजाय कि पार्टी का पक्ष हम रख दें। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपके चैनल में आई हूँ तो एज अ कांग्रेसी आई हूँ, ठीक है। प्लस बेनिफिट ये है कि मैं मुस्लिम, पहले आप एक महिला भी हैं। जी, मैं मुस्लिम महिला हूं, और आपका जो सर्वे बताता है वो आपने लगभग 8000 महिलाओं से, केवल मुस्लिम महिलाओं से उनकी राय जानी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपने 8000 हिंदू महिलाओं से क्यों नहीं राय जानी? भाई, अगर पर्सनल लॉ है, क्योंकि उनको वो अधिकार है, पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, तो मुस्लिम महिलाएं भी। इसका जवाब मैंने शुरुआत में ही दिया था। आशा जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं आपके उस सवाल का जरूर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। हमारी ये शुरुआत है सर्वे की, धीरे धीरे हम हर वर्ग पर जाएंगे, हर पहलू पर जाकर सर्वे करेंगे, ये शुरुआत है। जी आशा जी कंटिन्यू। मैं आज की डिबेट पे कह रही हूँ आपसे कि आज जो आपने डिबेट ऑर्गेनाइज की है वो 8000 लगभग मुस्लिम महिलाओं से आपने जो सर्वे किया, उसको आपने उस सर्वे का परिणाम रखा है जिसपे आप ये डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ महिला अधिकारों का सिविल कोड नहीं होगा, इसका दायरा बहुत बड़ा सा है, ठीक है। बिल्कुल। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं तो मुझे बताइए कि क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाएं इसमें अफेक्टेड होंगी अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड करते हैं? क्या हिंदू महिलाएं अफेक्टेड नहीं होंगी? उसमें दोनों वर्ग के लोग अफेक्टेड होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर इस सरकार लाना चाहती है, ये चुनावी वर्ष में क्यों लाना चाहती है? अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हिंदू मुस्लिम को नहीं जज करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भारत देश का प्रत्येक नागरिक संचालित होगा, उसके पर्सनल इश्यूज संचालित होंगे। हम इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? हम डिबेट को एकदम इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों महिलाओं पे लाके केंद्रित कर रहे हैं ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार ने करिए दूसरे सवाल है, नो डाउट जी, ठीक है। सरकार ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सोचा छोड़ा है क्योंकि चुनावी वर्ष है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ चुनाव में जाने वाला है, बहुत सारे राज्य चुनाव में जाने वाले हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, ठीक है। तो अगर आप यूनिफॉर्म, आप क्या इस देश के लोगों पे आप पर्सनल एफर्ट करके सर्वे किए, सुमोटो सर्वे किए, क्या इस सरकार ने जानना चाहा कि यहाँ के लोगों की राय क्या है, इस देश के नागरिकों की राय क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में?
क्या अच्छा जी, लॉ कमीशन राय मांग रहा है, राय हर व्यक्ति दे सकता है, स्वतंत्र है जी। जी, क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए इस सरकार को? बिल्कुल लेना चाहिए। हम एक लोकतंत्र में हैं, हम किसी तानाशाही गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम लोकतंत्र में हैं। तो क्या हमारा सरकार का ये फर्ज नहीं बनता? ये तो वैसे ही होगा कि 8 बजे उठे प्रधानमंत्री जी, चैनल पे आए और बोले कि आज 12 बजे के बाद ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद किसी को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से निर्णय इस देश में इस देश के लोग पहली बार देख रहे हैं। अभी आप ये बताइए, आपका चैनल खुद डिफाइन कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच का मसला नहीं है। यहाँ पर विभिन्न वर्ग के, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और हमारी इसी विभिन्नता में जो एकता है वो हमारी देश की पहचान है। तो आप अगर सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो मेरा आपको ये सजेशन है कि सिविल कोड का दायरा बहुत बड़ा सा है। इसमें महिलाओं का कितना अधिकार होगा विरासत में? आप मुझे सरकार का ड्राफ्ट आने दीजिए सामने कि सरकार मुस्लिम सिविल पर्सनल लॉ से क्या लेके आती है और हिंदू पर्सनल लॉ से क्या लेके आती है। और मैं आपको यहाँ बोल के जाती हूँ आज कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इसमें केवल मुसलमान दुखी नहीं होगा, बहुत बड़ा हिंदू वर्ग भी दुखी होगा। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल, क्योंकि पहले ड्राफ्ट आना चाहिए। जब कानून एक बनेगा तो हो सकता है कुछ लोग जी, हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो सकता है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं अंजना कुरारिया जी के पास जाऊंगा। अंजना जी, बड़ा महत्वपूर्ण है इसका कानूनी पहलू भी। दूसरा ये कि जब पहली बार बात नहीं हो रही है यूसीसी पर, अगर हम जिक्र करें तो 1985 में शाह बानो मसले पर सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिता थे, उन्होंने इस मसले को उठाया था। हालांकि वो मसला भी वो फिर नया कानून लाया गया उस पर राजीव गांधी सरकार में। उसके बाद 1996 में लगभग 10 साल बाद फिर इस मसले पर सवाल उठाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा। तो हम क्या माने कि क्या कोई ऐसी सरकार नहीं आ पाई जिसकी विल पावर इतनी नहीं थी कि इस मसले पर वो चर्चा भी आगे बढ़ा सके? कम से कम चर्चा तो हो रही है। अंजना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ इस मामले में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आखिर उसका मसौदा क्या है, उसका ड्राफ्ट क्या है। इस तरह से ये जो कानून है, आप जानते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस लॉ जो है हमारे देश में है, जिससे सारे देश के लोग जो है वो गवर्न करते हैं। मतलब कोई भी अपराधी है तो वो आईपीसी सीआरपीसी से कवर होगा। इस तरह से एक तो यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म लॉ है हमारे देश में। लेकिन जिस सिविल कोड की बात की जा रही है वो हमारी शादी ब्याह से संबंधित है। हमारे जो प्रॉपर्टी का जो पिता अपनी पुत्री को देता है या बच्चों को देता है, या तलाक है, ये गोद लेने का है, इससे संबंधित है। तो ये जो अभी एकदम से ये अचानक ये चर्चा चल रही है और इसका आनन फानन में यस और नो में जवाब पूछा जा रहा है, जिस तरह से सर्वे आप पेश कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य ये हो रहा है कि इतना बड़ा देश है, इतना विविध प्रकार का देश है, जहाँ इतनी सारी हजारों प्रकार की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, आदिवासी हैं, क्रिश्चियन हैं, मतलब तमाम सारा बहुत ज्यादा विविधता वाला देश है। तो उसमें हम एक सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड के मामले में कैसे यस नो में कैसे हम एकदम जवाब दे सकते हैं? और ठीक है, इसका हम तो विरोध नहीं करते, पर हम चाहते हैं कि इसका पहले ड्राफ्ट सामने आना चाहिए और अलग अलग समुदायों के बीच में चर्चा होनी चाहिए। खास तौर से महिलाओं से इस पे चर्चा होनी चाहिए। अभी तक किसी भी महिला संगठन से इस बारे में राय नहीं ली जा रही है, बात नहीं की जा रही है, विपक्ष के लोगों से राय नहीं ली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि एक प्रक्रिया का पालन किया जाए, सारे लोगों से इसके बारे में राय ली जाए। क्योंकि अभी अक्सर क्या होता है कि जब ये बीजेपी की सरकार, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन जब बीजेपी की सरकार इस तरह के कोई ऐसे मुद्दे लाते, जैसे ये बहुत विवादास्पद मुद्दा था, धारा 370 था, उसके बाद राम मंदिर का, अब ये तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसपे बीजेपी बहुत ताकत के साथ मतलब ये कह रही है। तो हम देखते हैं कि जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं वो इसका बहुत तेजी से विरोध करने लगते हैं, तुरंत उछल उछल के, और इनके जाल में फंस जाते हैं। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम का और मतलब वो पोलराइजेशन वाला एक मुद्दा बन जाता है कि दो वर्ग हैं। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। इसमें समाज के सारे तबके के लोगों के बीच में ये ड्राफ्ट जाना चाहिए
और महिलाओं से, क्योंकि कोई भी जब लॉ बनता है तो उसमें जेंडर जस्टिस का स्थान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर औरतों की स्थिति वैसे ही अंजना जी ठीक है, ड्राफ्ट तैयार होगा, लेकिन क्या उससे पहले अगर चर्चा हो, कानून के माध्यम से मांगी गई है, सुरक्षा क्या मिलनी चाहिए? शुरुआत नहीं है ड्राफ्ट से पहले की? नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर जो है ना, यस नो में ये बात नहीं होना चाहिए कि ये इतने पर इस मामले में आप तैयार हैं कि नहीं। उसके मतलब गहराई में जाना चाहिए, उसके डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1950 में, जो हिंदू कोड बिल और मुस्लिम कोड बिल बना था, उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और उसमें भी बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। आपको पता ही होगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये बनाया था, तो इसमें बहुत सारे जो राइटिस्ट विंग के लोग थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था, लेकिन बातचीत हुई थी, एक पूरे बड़े लेवल पर, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे बात हुई थी, और तब ये कानून पास हुए थे, और उनको फिर बाद में अलग अलग सेपरेट भी करना पड़ा था विरोध के कारण। तो जो भी है, जो ऐसे विषय होते हैं जिससे हमारा पूरा समाज अफेक्ट होता है, जैसे अभी कई बात आ रही, बीजेपी के भी कुछ जो लीडर्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कोई एक इनके सांसद है, उन्होंने इस पे विरोध किया है, और बहुत सारे ऐसे बीजेपी के अंदर से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ आदिवासी समुदाय इसमें विरोध कर रहे हैं, कुछ बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पे सबकी राय के बाद, सबकी राय के साथ, महिला संगठनों की और सामाजिक लेवल पे भी, अलग अलग जो एनजीओज हैं, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष, सबके अंजना जी बिल्कुल, सरकार हर समुदाय से बात करेगी। हमारा चैनल जो जिसने सर्वे की शुरुआत की है, धीरे धीरे हम भी हमारे पास भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे रिपोर्टर्स का, जो लगातार लोगों के बीच जाएगा, चर्चा करेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, शिल्पा धर जी के पास जाऊंगा। शिल्पा जी, बॉलीवुड अब लगभग लगता है कि शायद इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है या उभर चुका है, लेकिन वो दौर भी शायद आपको याद होगा, वो कमाल अमरोही वाला दौर कि भाई 3 तलाक भी हुआ, फिर हलाला भी हुआ, और फिर, लेकिन यानी कि बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। आज क्या लगता नहीं कि आपको समान अधिकार मिलने चाहिए, समान कानून, एक कानून सभी के लिए होना चाहिए? शिल्पा जी जी, मेरा सवाल यह है कि अगर देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं है? अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई महाराष्ट्र से लेके कलकत्ता तक, आसाम तक हमारा देश एक है, तो कानून इर्रेस्पेक्टिव, यहाँ महिलाएं और पुरुषों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अलग मजहबों की बात नहीं हो रही। मैं मानती हूं कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, कानून एक होना चाहिए। एज अ महिला मैं इस टाइम बात कर रही हूं, मैं मजहब को बीच में नहीं ला रही हूं, मैं एज अ फीमेल बात कर रही हूं कि अगर मेरे साथ के पुरुषों का, जो मेरे साथ के मेरे मेल कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, या जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे बॉस हैं, जिनके साथ मैं रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रही हूं, अगर उनके कानून और मेरे कानून एक नहीं है, तो इक्वालिटी की मैं यहां पे बात करती हूं। गोवा में जब ये लागू हुआ था, तो वहां की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ही खुश है और चल रहे हैं, और गोवा में काफी पहले से ये चीज लागू हुई थी। तो हमारे देश में ये इक्वालिटी या ये क्यों नहीं लागू हो पा रहा, जहां महिलाओं को और पुरुषों को एक जैसा स्थान दिया जाए? मैं इस टाइम मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी उन तमाम औरतों की जिनके भाइयों को जो राइट्स मिल रहे हैं लेकिन औरतों को नहीं दिए जाते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है, देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं है? जी, ये बड़ा सवाल आपने उठाया है, और इसी सवाल के साथ मैं नदवी साहब के पास फिर जाऊंगा। नदवी साहब अभिनेत्री हैं, शिल्पा जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई एक देश एक कानून से क्यों नहीं चल सकता। बहुत सारे उदाहरण भी हैं, वो उन उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है, जहां 3 तलाक पहले ही हट चुका है। बहुत सारे मुस्लिम देश है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है या एक कानून चल रहा है। जो इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। दूसरा ये कि जो एक 4 शादियों वाला सवाल था मुस्लिम महिलाओं से, समझिएगा, मुस्लिम महिलाओं से सवाल था कि क्या 4 शादियों की परमिशन मुस्लिम पुरुषों को होनी चाहिए। 76 से बल्कि 77% मुस्लिम महिलाओं ने कहा नहीं। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि इस्लाम के अंदर 4 बीवियां रखना, 4 शादियां करना जायज है, कंपलसरी नहीं है ना, समझते जाइएगा, कंपलसरी बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह है कि 1961 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक सबसे कम, बड़े हैरान कर देने वाला सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे, मेरा नहीं है, उसमें सबसे कम मुस्लिम कम्युनिटी थी जो दूसरी शादी करती थी, तकरीबन 5.7%। हिंदू कम्युनिटी जो थी वो 5.8% थी, जैन
कम्युनिटी जो थी वो 6.7% थी, बौद्ध कम्युनिटी 7.9% थी। आदिवासी जो है को छोड़कर बाकी कम्युनिटी के लिए तो बदल गया ना सर, बदल गया हो गई ना कानून में। मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि सबसे कम मुसलमान है, फिर मुसलमानों के ऊपर ही ये है कि आप 4 बीवी रखते हैं। मैंने आपको बताया सर्वे के 2006 में नेशनल पर्सनल लॉ कोडिफाई हो जाए सर। 2006 में नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें भी सबसे कम मुसलमान हैं जो दूसरी शादी करते हैं और तीसरी शादी करते हैं। और एक बात और बता दूं, 2011 के सर्वे के मुताबिक 1000 मुस्लिम पुरुषों के ऊपर 951 मुस्लिम महिलाएं, मतलब अगर एक आदमी मुसलमान अगर एक औरत से शादी करता है उसके बाद भी 49 मतलब 49 औरतें खाली रह जाएंगी। ये आप समझ लीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। तीसरी बात जो आप सवाल कर रहे थे, जो मॉडल है यहां बैठी हुई हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, आप जिस फील्ड से आती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, आप ये कह रही हैं कि एक देश एक कानून, आप ये कह रही हैं इसी मुल्क के अंदर एक राज्य ऐसा भी है जहां पे आदमी विदा होके जाता है ससुराल में, वहां रहता है, वो अपने घर जमाई बन के रहता है, वहां की ये परंपरा है। दूसरी बात मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप जिस इंडस्ट्री से आती हैं, आप कह रही हैं तो वहां एक कानून बना दीजिए। सलमान खान का पैकेज अलग है, आपका पैकेज अलग है, भाई हर इंसान को उसके मुताबिक दिया जाएगा। मोदी जी ने जिस तरीके से ये बात कही कि एक घर एक कानून होना चाहिए, एक घर के अंदर बच्चा जो है उसके लिए कानून अलग होता है, बड़े के लिए कानून अलग होता है, महिला के लिए अलग होता है, सबके खान पान का इंतजाम अलग होता है। जिसको जो इच्छा है वो अगर अपनी मर्जी से खा के रह रहा है और वो खुश है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अभी बराबरी नहीं है। हम कैसे मान लें इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, इस मुल्क के अंदर अभी जिया मंजरी जी बैठी हुई है, उन्होंने कहा आप मुस्लिम महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, गुजरात की बिल्किस बानो भी तो मुस्लिम है, जब उसके मुजरिम जो रिहा हुए उनका स्वागत किया गया, वो मुस्लिम महिला नहीं है क्या? उसके लिए कानून बनाया गया। क्यों भूल जाते हैं आप? शाहबानो के लिए नया कानून, अरे अभी तो हमारे सामने जो है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं आपसे, शाहबानो की बात। यहाँ पे मुनाफिकीन वाली बात है, जो मुनाफिकीन है वो बढ़िया, आपका मुस्लिम जो फायदे की बात है वो बढ़िया, बाकी बिल्किस बानो के जो फायदे का है वो मेरा इस्लाम, अंधा हो जाता है जी, जो फायदे का है वो मेरा इस्लाम, अदरवाइज सब कुछ नहीं। इस्लाम आप अपने अकॉर्डिंग इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, उसको मोल्ड कर रहे हैं। फायदेमंद है मौलवी साहब, इस्लाम तो आपके लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप एक बात बताइए कि फिर फिल्म इंडस्ट्री में इतने जितने मुसलमान काम कर रहे हैं, क्या वो अलाउड है इस्लाम के अकॉर्डिंग? तो फिर नहीं, आप बताइए। एक सेकंड, अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, पूछने दीजिए। आप बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। प्रश्न पूछिए, दूसरा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आपका बस चले तो आप तो इस मुल्क में नहीं रहने दे मुसलमानों को। आज आपने बड़ा सवाल कर दिया। दूसरा प्रश्न, एक मुसलमान अवार्ड लेकर आता है, एक मुसलमान आज देश का नाम रोशन कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि आप जायज है। मैं आपसे पूछूं क्या इस्लाम के अनुसार ये अलाउड है? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान में, मैंने पूछा अलाउड है या नहीं है? आपके हिसाब से तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का कुछ करना ही अलाउड नहीं है। मैं पूछ रही हूँ हाँ या नहीं? मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि मुसलमान, मैं तो घुमाऊंगा, स्टेट बताए, नहीं कर सकते, उनके पास उत्तर नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, जो इस्लाम का झंडा लेके घूम रहे हैं वो खुद इस्लाम को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। मैं कितनी अच्छी जलेबी बना लूं, इस्लाम को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। कोशिश की है, एक तरफ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग भी करेंगे, मॉब लिंचिंग बिल्किस बानो को बात की बात कर रहे हैं, कहाँ इंसाफ भी नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ आप फतवे मांगेंगे हमसे, आए दिन फ्रांस जल रहा है, आप ये कहेंगे कि साहब मुसलमान जम्मू कश्मीर जल रहा है। फतवे दे रहे हैं। मैं वितर्क की बातें नहीं करती हूँ, मैं तर्क वाली बात कर रही हूँ। टिप्पणी ना ही दे तो अच्छा है। मैं मात्र ये पूछ रही हूँ कि क्या इस्लाम में ये चीजें अलाउड हैं जो मैंने पूछी, आपने मुझे प्रश्न नहीं पूछने दिया। कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका इस्लाम से कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर हम इस्लाम के बारे में आपको क्यों बताएं? नो बिल्कुल आप यहाँ बैठ के लोगों को मिसगाइड करते हैं। हम सब देश के नागरिक हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये कहता है कि आप अपने मजहब को फॉलो कीजिए, आप आर्टिकल 25 उठा के देख लीजिए। अब आप जब मुसलमान आ जाते हैं, देखिए ये इस बात का आंसर नहीं देंगे, आंसर ये है कि अलाउड नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, दूसरी बात सुनिए, इस्लाम के बारे में मैं टॉपिक पे आती हूँ, मैं टॉपिक पे आती हूँ। ठीक है, टॉपिक पे आती हूँ कि महिलाओं को कितना हिस्सा मिलता है। जब कोई स्त्री बेवा हो जाती है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलता है अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी का। ठीक है, अगर उसकी 4 वाइफ है तो उसको 16वां हिस्सा मिलता है। अगर
उसका पति बीमार है और अगर वो मर जाता है उस समय और वो तलाक देता है तो उसको कोई राइट नहीं मिलता। फ्रॉम, एक सेकेंड सुन लीजिए, अगर उसका बेटा जो कि मैरिड है, ठीक है, और उसके बच्चे हैं तो उसकी माताजी को 6% मिलता है उसकी प्रॉपर्टी का। अगर एक बेटा जिसके बच्चे नहीं हैं और वो मर जाता है तो 1/3 हिस्सा मिलता है। अब ये बात करते हैं बराबरी की, कौन सी बराबरी कर रहे हैं आप? आपसे कह रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, कौन सी, नहीं कौन सी बराबरी कर रहे हैं आप? बात सुन लीजिए, इस्लाम आप महिलाओं को मूर्ख बना रहे हैं और औरत, आप महिलाओं को मूर्ख बना रहे हैं। कहाँ बराबर है? अरे हाँ, आप वो सबने देखा है, बराबर है। मकाम और मर्तबा आदमी से ज्यादा है। एक बात समझ लीजिए, आप बराबरी की बात कर रहे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं ना कि इस्लाम के अंदर औरत का मकाम और मर्तबा आदमी से ज्यादा है। अच्छा, पूरी की पूरी सूरत, अरे सुन तो तभी हलाला औरत को करना पड़ता है। आपको मालूम ही नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस्लाम के विषय में आप बहस मत कीजिए मुझसे, इसलिए कि अरे आपको मालूम ही नहीं है हलाला क्या है क्या नहीं है, आपको मालूम नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कुरान में सबसे बड़ी सूरत है सूरह निसा। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, निसा है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब आप क्या है, आप रट के आ गई हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, आप आ गई हैं हलाला, आप शरीयत के बारे में, और आप ध्यान रख रहे हैं, नदवी साहब मैं आऊंगा आपके पास, नदवी साहब मैं आऊंगा, नदवी साहब प्लीज, नदवी साहब आपको यहीं पे कुरान, नदवी साहब मैं नाजिया खान जी के पास जाऊंगा। ठीक है नाजिया खान जी आशा सिद्दीकी बड़ा स्पष्ट कह रहे थे कि भाई आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं या फिर पोलराइजेशन, चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक आने के चलते आप लोगों ने अब इस मसले को छेड़ दिया, ड्राफ्ट तक अभी आया नहीं। नाजिया जी, एक मिनट, नाजिया जी रहिए डिबेट में। पोलराइजेशन की कोशिश है जी। देखिए, नाजिया जी के पास हम दोबारा जाएंगे। जी अच्छा, कंटिन्यू नाजिया जी। देखिए, मैं इस विषय पे यही कहना चाहूंगी कि इसे अलग अलग पार्टियों के द्वारा ये जबरदस्ती हमारे मुस्लिम भाई बहनों को ये माइंड में ये बात डाला जा रहा है कि आप मतलब इसके आने से देखिए एक जो आप पर आरोप है वो ये कि चुनाव नजदीक आने के चलते आप लोग इस मसले को उठा रहे हैं ताकि पोलराइजेशन हो जाए हिंदू मुस्लिम का। देखिए, इसका अभी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले इस संहिता को आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसके ड्राफ्ट है, उसके बाद ही इस विषय पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है आयशा सिद्दीकी जी, दो बातें, एक तो आप पहले कह रही थी इलेक्शन वाला मसला, जैसे ही 19 में सरकार आई थी धारा 370-35 से हटाया गया था, सरकार आते ही साथ आप कह सकती थी कि इलेक्शन में भाई उस समय कोई इलेक्शन नहीं था। दूसरा ये कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भाई पुरुषों के लिए, मुस्लिम पुरुषों के लिए 4 शादी की परमिशन रहनी चाहिए, जो हमारा सवाल भी था सर्वे का दूसरा। आयशा सिद्दीकी जी, देखिए मेरे हाँ या ना कहने से कुछ नहीं होता प्रशांत जी, मैं इसको दूसरी तरह से पूछती हूँ क्या जी देखिए, जैसे कि उलेमा साहब ने कहा कि इस्लाम में 4 शादियां करने का प्रोविजन है, कंपल्शन नहीं है कि आप 4 शादियां कीजिए, ऐसा नहीं है। और 4 शादियां करने के पीछे में भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और कंडीशंस हैं कि आप ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट बहरहाल देखिए, पुरुष ये सारी कंडीशंस को दरकिनार करके भी 4 शादियां करते हैं, ये आप और हम जानते हैं, ठीक है। बट इन 4 शादियों के साथ इस्लाम में बहुत सारे कंपल्शंस दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं। अगर उन आप ये बताइए कि शादियां बेहतर हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बेहतर हैं? क्या बेहतर है इसमें? मैं महिला होने के बाद ये चीज पूछ रही हूं, कोई भी महिला अपने हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। अब आप क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप बहस कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ महिलाओं के विरासत में हिस्सेदारी से या उनके पतियों की 4 शादी से लिमिटेड नहीं है। आप इसके दायरे को बहुत छोटा कर रहे हैं, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इस दूसरा पहलू भी पकड़ेंगे अगले हफ्ते। जी
नहीं, आप जरूर पकड़िएगा, मैं आपके क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही आपके सर्वे पे, बट ये जो सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो शोषा छोड़ती है, जैसे पिछले चुनाव के पहले राम मंदिर का शोषा था, अभी हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप मुझे बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी मुद्दा बेरोजगारी नहीं है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी मुद्दा बेरोजगारी नहीं है क्या? ये हिंदू मुस्लिम सबको अफेक्ट नहीं करता? आप बेरोजगारी पर भी बात करें, आप महंगाई पर भी बात करें, लेकिन बाकी जो चीजें जरूरी है उन पर बात करना अगर कहीं आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं ना, आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं तो यूनिफॉर्मिटी समाज के हर वर्ग में पहले लेकर आइए, उसके बाद आप सिविल कोड की बात कीजिए। देखिए, अगर आज मुसलमान शादी कर रहा है तो वो उससे हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हिंदू शादी कर रहा है तो मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, जैसे कि मैडम ने पहले कहा, तो आप बताइए यहाँ आदिवासियों के लिए कौन सा कानून है? आदिवासी सबसे बड़ी संख्या में अफेक्टेड होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में। आज आदिवासी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न होते हैं और उन्हें बहुविवाह करने की आजादी है, ये आप छीनेंगे उनसे? वो अफेक्टेड नहीं होंगे? मेरा तो समुदाय है और उनमें केवल लॉ बोर्ड बनाइए। आशा सिद्दीकी जी, जिन समुदाय में, जिन आदिवासी समुदाय में ये परमिशन है, उनमें महिलाओं को भी एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन है, यानी एक से ज्यादा पति रखने की परमिशन है। जी सुनिए, आप इसको महिला पुरुष का डिबेट मत बनाइए कृपा करके। ये बहुत ये बिल्कुल नहीं बना रहा हूं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हम अपने सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं अंजना जी के पास जाऊंगा। अंजना जी, ऐसा महिला मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी करे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जी जी ठीक है अंजना जी, अभी चर्चा हो रही तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई ड्राफ्ट ले आइए, आपने चर्चा नहीं की। जब CAA आया और दूसरे 35 से जब लागू या हटाया गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब ये कहा कि चर्चा नहीं की गई। मतलब दिक्कत ऐसे में भी है, वैसे में भी है। नहीं कट गई है। जी अंजना जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी चल ठीक है। शिल्पा जी हमारे साथ बनी हुई है, शिल्पाधर जी लगातार बनी हुई हैं और लगातार बहुत गंभीरता से पूरी चर्चा को सुन भी रही हैं। शिल्पा जी, एक महिला के लिहाज से, हालांकि केवल वाकई ठीक बात है, ये हम भी मानते हैं कि केवल बात मुस्लिम महिलाओं की नहीं, हम तो जाएंगे अलग अलग सर्वे भी करेंगे। वाकई क्या ये आपको नहीं लगता कि भाई एक महिला 4 महिला, मतलब या कहें कि एक पुरुष एक से ज्यादा शादी करे? हमारा जो दूसरा सवाल था वो यही था कि भाई क्या मुस्लिम पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन होनी चाहिए? मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं, लगभग जो रेशियो था 77% महिलाएं कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो भावनाएं हैं जो शायद अब निकल कर आ रही हैं, जो दबी हैं, जिन्हें दबा कर रखा गया। शिल्पा जी, दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एक महिला है, रिस्पेक्टिव वो किस मजहब से बिलोंग करती है, इसको हम एक रिलीजियस मोड ना दे तो अच्छा होगा। और एक पुरुष, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, एक पुरुष जो होता है कभी भी एक महिला का जो दृष्टिकोण है उस पर आवाज उठा सकता है, बोल सकता है उसके बदले, लेकिन एक महिला जो एक महिला के बदले बोल सकती है वो एक पुरुष कभी नहीं बोल सकता है। महिला के अधिकारों की आवाज सिर्फ एक महिला ही उठा सकती है, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करती हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक शादी का सवाल है, चाहे वो एक मुस्लिम महिला हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हो, इंडिया भी छोड़िए, विश्व की किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हो, कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति एक से अधिक शादी करे। और ये आप किसी भी महिला से पूछे, मुझे नहीं लगता है कि इसका उत्तर कोई विभिन्न होगा या कुछ अलग होगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। और अंजना जी, आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सुन पा रहे हैं अंजना जी? हाँ जी, पहुंच रही है। जी अंजना जी, मेरा सवाल ये था कि भाई अभी चर्चा हो रही है और जब धारा 370 CAA लाए तब चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई, तो ये सवाल उठाया गया कि लोगों से पूछा ही नहीं गया, चर्चा ही नहीं हुई और आप सीधा कानून ले आए, बिल ले आए। अब अगर पहले चर्चा हो रही है, मतलब तकलीफें दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ दिक्कत है, चर्चा हो तो भी, ना हो तो भी, फिर विकल्प क्या बचता है?
देखिए, चर्चा हो रही है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ड्राफ्ट सामने नहीं आया, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर इस डिबेट में जो जहां तक मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये है वो है, और खासतौर से शादी की बात हो रही है, और उनकी जो और चीजें होती हैं, हलाला है और जो भी चीजें हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों की बातें होती। लेकिन ये जो यूसीसी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो एक सबसे पहली चीज तो ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। ड्राफ्ट सामने आने के बाद लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया है वो सामने आना चाहिए। और इस पे इसलिए थोड़ी सी ये बात हो रही है कि ये जो डिबेट ये जो शुरू हुई है, बहुत एकदम चुनाव जब सामने है उसके समय, तो इसलिए थोड़ा सा ये बात आ रही है कि इस पे इस समय क्यों बात हो रही है, जबकि बीजेपी जो है ये 2014 से है और तब से इस पे बातचीत हो सकती थी, क्योंकि कानून जो बनते हैं उनका बहुत ही दीर्घकालीन पूरे समाज पे असर पड़ता है, वो एक दिन के लिए नहीं बनते। और खासतौर से जब पर्सनल लॉ पे जब कोई कानून बनता है तो पूरे समाज के अंदर की रीति रिवाज है, परंपरा है, उनका घर है, उनका परिवार है, उनका पूरा जीवन उससे जुड़ा हुआ होता है। तो उस पे उनकी राय आनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार जो भी कानून बन रहा है वो समाज के लिए बन रहा है, आम आदमी के लिए बन रहा है, औरतों के लिए बन रहा है। तो उनके बीच से चर्चा होनी चाहिए और उनके बीच वो पहुंचना चाहिए कि इस कानून के कंटेंट क्या है। तो इसलिए ये बात हो रही है कि इस समय पर बात हो रही है इस पे। जी और हालांकि इस पर जो बात है जी अच्छी बात है अंजना जी। देखिए, ड्राफ्ट बनेगा, स्वाभाविक है कि चर्चा होगी, तो हो सकता है कि उस चर्चा का जो इम्पैक्ट है, जो लोगों से राय मांगी गई है, जो राय निकल कर आए, वो भी हमें उस ड्राफ्ट में नजर आए। दूसरी कमेटी बनी है, दूसरी कमेटी जो लॉ कमीशन की, उसने ये राय मांगी है, अच्छी बात है, राय लोगों से ली भी जा रही है। मैं नदवी साहब के पास जाऊंगा। नदवी साहब, मैं 7वें सवाल पर लेकर जाता हूं। 7वां सवाल था हमारा कि आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष के का समर्थन करते हैं। इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए, मैं आपसे बार बार वही बात कह रहा हूं कि इस्लाम में हमारे यहाँ जो सिस्टम है मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या धार्मिक कानूनों से देश मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं नहीं चला रहा, ना मैं चला रहा हूँ, ना मैं चल रहा हूँ। यही तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान इस मुल्क में रह के इस मुल्क के संविधान को 18 साल जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कजियात में भी 18 साल की उम्र में शादी होती है। धार्मिक कानूनों से मतलब केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं है साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, कानून है। तो फिर आप संविधान से मोहम्मदन लॉ को कैसे निकाल सकते हैं? आप ये बताइए, संविधान में मोहम्मदन लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। दूसरी बात ये है कि जब हम इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं, तीन तलाक हटाना साहब, 3 तलाक हटाना तो एक्सेप्ट भी तो किया ना साहब, हमने तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि साहब मस्जिद की जगह पे मंदिर बना दिया गया, उसको भी कबूल किया। आप बताइए कहां किसी ने विरोध किया? आपने, जिसने विरोध किया आप बताइए। आप तो सिर्फ, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि यूसीसी की जरूरत अभी फिलहाल इस मुल्क के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद बताइए कि जिस मुल्क के अंदर राज्यों में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग तहजीब है, अलग अलग तमद्दुन है, और इन सबको अनेकता में एकता का प्रतीक है ये मुल्क। आप ये बताइए, आप तो पूरे भारत की बात कर रहा है, मैं तो एक देश, एक शहर की, एक छोटे से गांव की बात कर रहा हूं। वहां किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी सब्जी की कीमत एक नहीं है। तो आप कैसे? मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि आप माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी की बराबरी में लेकर आ जाइए। आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या मुस्लिम कम्युनिटी इस मुल्क के अंदर 18 करोड़ आबादी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जिया मंजरी जी के जरिए पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस मुल्क के अंदर, आप इस मुल्क के अंदर, आपको नहीं होगी ये फिक्र? मुझे फिक्र है माइनॉरिटीज क्या एजुकेशन में पीछे नहीं है इस मुल्क में? आप जवाब दे दीजिए। क्या माइनॉरिटीज हेल्थ में पीछे नहीं है? आप जवाब दे दीजिए। भाई, माइनॉरिटी अगर पीछे है तो उसको मेजॉरिटी में लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अलग अलग धार्मिक कानूनों से चलाना चाहिए क्या देश? यदि धार्मिक कानूनों से देश चलना चाहिए, मैं इसमें सारे इंक्लूड कर रहा हूं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, हम चलेंगे। सो आप देखिए, एक तो श्री राम जी की भी 3 माताएं थी ना माताएं, उस समय में भी बहुविवाह हो रहे थे ना।
तो फिर हिंदुओं की मैरिजेस को क्यों रोका गया और मुस्लिमों को ये रिहाइश क्यों दी गई? मुझे तो इस नहीं, बात पे शांत रहिए, शांत रहिए। कि अभी एक महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री जब मांग कर रहे थे हिंदू राष्ट्र की, तो तब आप हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहे थे। मैं आपसे समानता की बात कर रही हूँ, आपको मैं समानता की बात 5 बच्चे पैदा करें, लेकिन करने लगे क्या? नहीं, ये तो ये चाहते हैं। देखिए, उनको 5 से कहाँ फर्क पड़ेगा? जहाँ 15 बच्चे होते हो तो किसी का 5 हो जाएंगे तो कोई आफत नहीं है। मंजरी जी, बदलाव आया है, शिक्षा जैसे बढ़ी है, बदलाव तो आया है। नहीं, देखिए ऐसा है, हम 15 बच्चे पैदा करने के बावजूद माइनॉरिटी में आप नहीं, माइनॉरिटी तो इसलिए हो जाती है, माइनॉरिटी तो इसलिए हो जाती है, माइनॉरिटी तो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप कागज नहीं दिखाते हैं। आप जब जनसंख्या देखिए, जो एडवोकेट है, जो इसके लागू होने के जब बोलते हैं, आप जब जनगणना होती है तो आप कागज नहीं दिखाएंगे, आप बताएंगे नहीं। आपके घर घर जाते हैं अधिकारी लोग, तो आप बताते नहीं है, कागज नहीं दिखाते हैं, बताएंगे नहीं कौन कहाँ से आता है। इल्जाम नहीं, ये तथ्यात्मक बात है, ये तथ्यात्मक बात है। दूसरी बात, मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ, मैं प्रश्न पे आती हूँ आपके कि 21 साल की बात नहीं मानेंगे, ठीक है? हलाला चाहिए, ट्रिपल तलाक चाहिए, 4 शादी चाहिए, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पुरुष प्रधान होनी चाहिए। महिलाओं को नहीं मालूम, सारी चीजें पुरुष प्रधान होनी चाहिए। जी को मालूम किस प्रकार से महिलाओं को आयशा सिद्दीकी जी का रिएक्शन। आयशा सिद्दीकी जी, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो है हमारा दिल्ली के अंदर, नाजिया जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी को बुला के इस्लाम के ऊपर इनसे लेक्चर लिया जाए। इतनी बातें तो मुस्लिम महिलाओं को नहीं मालूम, हमारे दरमियान इतना नहीं मालूम महिलाओं को, जितना हलाले के बारे में हमारे यहाँ पे 100% बात कर सकती हूँ। बिल्कुल, सभी पहलुओं पर चर्चा, मुस्लिम महिलाओं को, महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से हमने बात की थी। आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? मुस्लिम महिलाओं से हमारी बात हुई थी, और ऐसा नहीं है सब नदवी साहब, हम लगातार सर्वे करते रहेंगे। ये शुरुआत है नदवी साहब, हर पहलू पर जाएंगे। माफी चाहूंगा, चर्चा को यही खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त और है नहीं, इजाजत नहीं देता वक्त चर्चा को आगे बढ़ाने का। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नाजिया खान साहब, आयशा सिद्दीकी जी, शिल्पाधर जी, काजी अनस अली साहब, जिया मंजरी जी, अंजना कुरारिया जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।